सर मिर्गी के पेशेंट को क्या सेल्फ ड्राइविंग करनी चाहिए सर? नहीं, ये एक्चुअली अभी कानून में अभी अलाउड नहीं है। इस पर काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेशंस चल रही हैं, बट अदरवाइज़ हमारा देश में जिस तरह से ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा रहता है, इसके अलावा फिर ये कहें कि ना पब्लिक सेफ्टी देखते हुए गवर्नमेंट ने अभी इस तरह से कोई रेगुलेशन नहीं बनाया कि नहीं मिर्गी वाले व्यक्ति को हम लाइसेंस दें। हाँ, इसमें अलग अलग तरह के अभी भी इसमें विचार विमर्श चल रहा है कि हाँ कितने साल तक अगर दौरा अगर नहीं आए या कि कोई एकदम एपिलेप्सी फ्री रहे तो उसके बाद उसको दिया जा सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे देश में ऐसा कोई ये नहीं है। इसलिए हमको हमारे कागज़ों में लिखना पड़ता है कि आप स्वतः ड्राइविंग ना करें। सही बात है सर, ये इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि इसमें खुद की जान को भी खतरा है और दूसरे की जान को भी खतरा है। ये सही बात। हीरो साहब, अल्जाइमर के दादा की तो हमने बात कर ली सर, पार्किंसोनिज्म वाली दादी सर, वहां पे सिर्फ डोपामाइन की थेरापी काम में आएगी या सर काउंसलिंग, लिसनिंग सपोर्ट पूरे परिवार को ये दादी को हेल्प करना पड़ेगा? जैसे डोपामिन थेरेपी तो पार्किंसंस के लिए एक प्राइमरी थेरेपी है ही, लेकिन साथ में डोपामिन मतलब जो पार्किंसन में केवल चलने की समस्या नहीं होती, साथ में कॉन्स्टिपेशन होता है, बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, भूलने की समस्या होती है, जिससे बोलते हैं हम नॉन मोटर सिम्टम्स। तो डोपामिन जो मोटर सिम्टम्स के अलावा कुछ नॉन मोटर सिम्टम्स को भी ठीक करता है, लेकिन साथ में कुछ दवाइयाँ ऐसी भी देनी पड़ती है। सपोज अगर पार्किंसन के साथ अब डिमेंशिया होने लगा है, एक जो एप्रीहेंशन है कि गिरने की संभावना है, तो हम घर से बाहर निकलना ही बंद कर दें या दूसरे एक कमरे से दूसरे कमरे में भी अगर जाना हम ना अवॉइड करने लगे, तो वो धीरे धीरे व्यक्ति को बिल्कुल एक कमरे में रिस्ट्रिक्ट करने लगता है। यहाँ जितने जल्दी हम उस डर को निकालें, और उसके लिए कंबाइंड अप्रोच चाहिए घर के सभी लोगों को अलग अलग समय पे, क्योंकि घर के सभी लोग हमेशा अवेलेबल एक साथ नहीं हो सकते। तो हर एक व्यक्ति का अपना अपना रोटेशन या अंतराल से उस व्यक्ति को एड्रेस करे और उसको बीच बीच में धीरे धीरे करके इतना करे कि एम्बुलेटरी बना रहे। आज व्यक्ति जब चलता है स्वयं के पैरों पे चलता है, और दवाइयाँ अगर ढंग से उसकी अगर एडजस्ट करके व्यक्ति खुद इंडिपेंडेंट रहता है अपनी खासतौर पे रूटीन एक्टिविटीज़ में, तो उसमें उसका कॉन्फिडेंस बना रहता है और ज़्यादा कैपेबल रहता है। सही बात है। नहीं तो उसमें फिर सेकेंडरी डिप्रेशन की काफ़ी संभावना रहती है। सही बात है सर। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया की बात करते हैं सर, सुसाइडल लेवल का पेन सर, क्या इन मरीजों को सर कभी कभी आफ्टर कार्बामेज़ेपिन का ओवरडोज से भी अगर कंट्रोल में नहीं आता है, समटाइम्स यू सेंड दिस पेशेंट्स फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्बुलेशंस? बिल्कुल, ये एक दूसरा एक और ट्रीटमेंट मॉडलिटी है जिसमें आज की तारीख में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आमतौर पे व्यक्ति को कोई भी एक बड़ा प्रोसीजर के लिए थोड़ा सा शुरुआत में घबराहट होती है। व्यक्ति का एक ऐसा अंतराल आता है जिसमें व्यक्ति को तकलीफ भी हो रही है, दवाइयाँ का डोज भी थोड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसकी अभी हिचक है उसको। लेकिन एक समय के बाद उसको अगर प्रॉपर अगर काउंसलिंग की जाए और साथ में उसको ना रिजल्ट्स बताया जाए, जो हमारे पास आज की तारीख में सारा डाटा मौजूद है, तो ऐसे में फिर कई व्यक्ति धीरे धीरे उस रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन के प्रोसीजर को ऑप्ट करते हैं, और डेफिनेटली उनकी ना फिर आगे दवाइयाँ काफ़ी कम होती हैं। कई लोग तो बिना दवाइयों के भी आगे रह सकते हैं। सर स्ट्रोक के बारे में बात करते हैं सर, भौतिकवाद, मटेरियलिज्म, हस्बैंड वाइफ सर दोनों सर आगे बढ़ रहे हैं सर, दोनों को प्रमोशन चाहिए सर, पूरे परिवार में सर देख एक्टिविटी ये वो हॉबीज भागना दौड़ना से बहुत बढ़ गया है। क्या आपको लगता है कि यही सारे कारणों सर स्ट्रेस बढ़ रहा है, स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज बढ़ रहा है, और इनडायरेक्टली सर स्ट्रोक के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं आप तक? आज की तारीख में अगर हम देखें कि जो यंग स्ट्रोक पहले बोला करते थे कि 45 साल से नीचे को यंग स्ट्रोक, आज की तारीख में हमको वो स्ट्रोक 30, 25, 20 यहाँ पर भी मिल रहे हैं। अब स्ट्रोक के कई अलग अलग कारण होते हैं, या तो हृदय की अगर कुछ प्रॉब्लम है तो जिसको बोलते हैं कार्डियोजेनिक स्ट्रोक या कार्डियोम्बोलिक स्ट्रोक, तो उसमें अगर हृदय में विकार है तो वो तो कई बार बच्चों से भी चालू हो जाते हैं। लेकिन आमतौर पे जो आप जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो अभी वर्किंग पॉपुलेशन है 25 से लेके 50 तक की में, जिसमें या 55 तक में, जिसमें अभी स्ट्रेस काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मतलब के चलते एक आदमी को एंग्जाइटी लेवल है, हर चीज़ की जल्दी है, तो ऐसे में डोपामिनर्जिक लेवल आपका काफ़ी बढ़ा हुआ है और आपका जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी काफ़ी बढ़ी हुई है, तो आदमी का हमेशा एक ब्लड प्रेशर धीरे धीरे करके एक ना बेसल ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगा है। उसी तरीके से फिर जो अगर जंक फूड खाएंगे, अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो जो कैलोरी आ रही है वो अल्टीमेटली जमा होती जाती है, तो धीरे धीरे फैटी लीवर और इसके अलावा फिर ओबेसिटी, और फिर जैसे ओबेसिटी आई, मेटाबॉलिक सिंड्रोम आया, तो फिर स्ट्रोक के चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। सही बात है सर। और उसके ऊपर से अगर कोई व्यसन करता है, स्मोकिंग अगर है, अल्कोहल है, तो ऐसे में हाँ बिल्कुल, और प्रोसेस्ड फूड वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो कुल मिला के ये है कि मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स, जिसमें लेक ऑफ एक्टिविटी हुआ, स्ट्रेस हुआ, इसके अलावा फिर जो इलिसिट ड्रग एब्यूज़ हुआ,
जो आज की तारीख में कई बार मिलता है कि ना, कई बार लोग जो है ऐसी नारकोटिक्स वाली दवाइयाँ लेते हैं, ड्रग्स खाते हैं, जिससे कई बार लकवा लग सकता है। सही बात है। तो वो एक बहुत बड़े सर क्या माइग्रेन के मरीजों को सर नो फोनोफोबिया, फोटोफोबिया, लाइट और आवाज से सर बहुत नो डर फील होते लगता है? फोनोफोटोफोबिया एक माइग्रेन के कुछ कोर फीचर में आता है। ये एक्चुअली इसकी डायग्नोसिस में भी कई बार फोनोफोटोफोबिया एक ना बड़ा कंपोनेंट है। ये माइग्रेन के अलावा कुछ अलग अलग कंडीशंस में भी मिलता है, और कई बार लोगों को विदाउट माइग्रेन भी फोनोफोटोफोबिया हो सकता है, जिसमें तेज आवाज़ से उनको तकलीफ़ें होती हैं या तेज रोशनी से तकलीफ होती है, और बिना सिरदर्द के भी हो सकता है। तो उसके कई बार बोलते हैं कि माइग्रेन इक्विवेलेंट। तो ये एक लोगों के लिए, माइग्रेन अटैक वालों के लिए ये एक समस्या है। ऐसे में उनको कई बार उस पर्टिकुलर सोशल पोजीशन से या सोशल प्लेस से उनको कई बार विड्रॉ करना पड़ता है खुद को। ये उनके लिए चैलेंज है। सर इम्प्रॉपर डाइट और ओबेसिटी क्या ये ट्रिगर कर सकते हैं माइग्रेन को? इम्प्रॉपर डाइट है, उसके ऊपर से अगर सपोज आपको डिस्पेप्सिया है, तो कई बार लोगों को रात को ढंग से नींद नहीं आती, समय खाने का समय अगर आपका निश्चित नहीं है, ऊपर से एकदम से लेट नाइट अगर ईटिंग है आपकी, तो डेफिनेटली नींद पूरी नहीं होगी, तो माइग्रेन अटैक प्रेसिपिटेट होगा। इसी तरीके से अगर कई लोगों को अल्कोहल लेने के बाद फिर माइग्रेन अटैक प्रेसिपिटेट होते हैं। तो इसी तरह से कई चीज़ें ऐसी हैं जो माइग्रेन को प्रेसिपिटेट कर सकती हैं, खासतौर पर उसमें स्लीप डिप्रीवेशन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। सही बात है। हीरे साहब सर क्वेश्चंस तो बहुत है, लेकिन अभी के लिए इतना ही। वी रिस्पेक्ट यू अ लॉट डॉक्टर मकरान हीरे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू।